आपके बीच पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौतों में प्रावधान था। ये क्वेश्चन है आपका, जो कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और आपके बीच ऑप्शन है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, ऑप्शन 2 है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, और ऑप्शन 3 है निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, और ऑप्शन 4 है निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो विद्यार्थियों, आपको कमेंट में बताना है तुरंत इसका राइट आंसर क्या होगा, और जो कि आपको टाइम दिया जाता है 12 सेकेंड का। आपके बीच टाइम अब स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो विद्यार्थियों, आपका टाइम समाप्त हुआ अब। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बी आर अम्बेडकर द्वारा महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों, मैं आपके बीच आपके तैयारी के साथ हर समय के लिए जुड़ा हूं, और आपको मैं 12, 15 सेकंड, 20 सेकंड में इसलिए देता हूं ताकि आपको अपने अनुमान से अगर याद हो तो अच्छी बात है, तुरंत कमेंट में बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है सर। नहीं याद है, आप हमारे कमेंट के अनुसार से आपको थोड़ा सा और उत्तेजित होकर और अच्छे से प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो आपको और पढ़ने में लालसा होगी। तो ठीक है, मैं आपको उत्तेजित करने के लिए आपको मैं तैयारी में हमेशा के लिए जुड़ा हूँ। तो ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं लीजिएगा, और आपको इसके विषय में पूरा फुल डिसीजन में बताते हैं कि और आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके विषय में ध्यान दीजिए। हाँ तो विद्यार्थियों, आप आगे बता सकते हैं कि ध्यान रखिए, पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। आपसे ध्यान रखिए कि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ था। तो आप बताएंगे कि भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था, यानी पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता हुआ था। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन और इसी से घुमा फिरा कर क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे, अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड जिसे कहते हैं में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। ठीक है, उसके बाद आप दूसरे स्टेप में याद रखिएगा कि समझौते में जो दलित वर्ग के हैं यानी के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं, लाजवाब हैं, इम्पॉर्टेंट हैं 2022 और 23 के लिए, और हर कंपटीशन के लिए ये संविधान के उपलक्ष्य की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-4 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, इसलिए मैं जितना पढ़ाता हूँ आप उसको रिपीट करते चलिए, और डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल को जहाँ तक हो सके सभी विद्यार्थियों के प्रति शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी अपने क्लास को अटेंड कर सकें और अपने परीक्षा सेट में अच्छा अंक हासिल कर सकें और अपने भविष्य में कुछ करके दिखाएं। ठीक है, मेरी उम्मीद है कि आप लोग मेरे कहना मानेंगे और आप मेरी चैनल पर हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे, और आप अपने जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक आप हमारे चैनल को मत छोड़िए। मैं आपकी सक्सेसफुल करके रहूँगा जब तक आपकी जो भी टारगेट होगी। तो ठीक है, ज़्यादा समय को वेस्ट न करते हुए आपके कॉलम पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जो कि वो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाँ तो विद्यार्थियों, आपके भी दूसरा क्वेश्चन है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम ... द्वारा किया गया था, यानी कब किया गया था। तो आपके बीच ऑप्शन है 1909 में, ऑप्शन 2 है 1919 में, ऑप्शन 3 है 1935 में, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं।
तो आपके क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था, यानी कब किया गया था। तो विद्यार्थियों आपको ज़्यादा नहीं, इसमें हम 5 सेकंड का टाइम देते हैं, अगर पता हो तुरंत कमेंट में बताएं, अन्यथा हम तो आपको बताएंगे ही। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव्थ। विद्यार्थियों आपका टाइम समाप्त हुआ। अब जो विद्यार्थी कमेंट में ऑप्शन नंबर सी किए हैं, यानी संघीय प्रणाली का प्रयास भारत सरकार द्वारा अधिनियम द्वारा किया गया था, यानी कब किया गया था, 1935 में, जो किए हैं करेक्ट आंसर है। हमारी उम्मीद है सभी विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे और अपने क्लास को वेरीफाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं तो आपके इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और व्याख्या में बताते हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिए उसको। हाँ तो विद्यार्थियों आप जरा इस पे भी ध्यान दें कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 में का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। कब? 1935, याद रखिएगा। तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। किस शासन को? द्वैध शासन को, याद रखिएगा। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था और इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। इतना आप याद रखेंगे विद्यार्थियों। आपसे इससे भी 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कहीं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बेहतर जो मैं व्याख्या बताया हूँ आपके बीच में, मेहनत से आपको इस व्याख्या को मैंने टाइप किया है, अच्छे से लिखा है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 100% उम्मीद के साथ कहते हैं कहीं आप क्वेश्चन से ज़्यादा बेस्ट आपका ये व्याख्या है, क्योंकि व्याख्या में 2-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों आप बीच तीसरा क्वेश्चन है कि संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 70, तीसरा ऑप्शन है 85, चौथा ऑप्शन है 65। तो विद्यार्थियों आपको इसमें हम कमेंट में नहीं करवाएंगे और आपको इसमें डायरेक्ट राइट आंसर बताते हैं। आप अपने अनुमान से और ईमानदारी से सोचिएगा कि जी हाँ हमने करेक्ट बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान सभा पुनर्गठित देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है, यानी कितना? 70। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाँ तो विद्यार्थियों आपके बीच चौथा नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा। ऑप्शन ए है शरद चंद्र बोस, ऑप्शन बी है के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी है रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन डी है वेनेगल नरसिंह राव। तो ठीक है, आपको इसमें कमेंट बताना है। 10 सेकंड का टाइम देते हैं, पता हो तुरंत कमेंट बताएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विद्यार्थियों आपका टाइम समाप्त हुआ। अब आपके क्वेश्चन में यही पूछा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो विद्यार्थियों इसका आंसर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं, यानी वेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, वो करेक्ट आंसर है 100%। इसको याद कर लीजिएगा और आपको इसके विषय में थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे, उससे भी क्वेश्चन बनेगा। ध्यान दीजिए इसको। हाँ तो विद्यार्थियों 11 दिसंबर सन 1946 की बैठक में समितियां, उप समितियों तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए सब बेनेगल एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सभा के संवैधानिक सलाहकार सर वी.एन. राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था और इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद आपसे पूछा जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। 243 और 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया और जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
समिति के सभापति नियुक्त हुए और प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार हैं। पहले हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरे हैं जो कि अध्यक्ष पे हैं, दूसरे हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर, और तीसरे हैं उल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और चौथे हैं कन्हैयालाल मणिकलाल, और पांचवें हैं मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और छठवें हैं एन माधवराव BL मित्र के स्थान पर, और सातवें हैं TT कृष्णा मचारी, जो कि 1948 में है। इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा और इससे भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। 100% 4-6 क्वेश्चन बनेंगे ज़रूर, ध्यान दीजिएगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है 2022-23 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं। और विद्यार्थियों, एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, मेरी इस वीडियो को जहां तक हो सके सभी विद्यार्थियों के प्रति शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी इस क्लास को ले सकें। हाँ तो विद्यार्थियों, आपको 5वां नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, जो कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। और आपके बीच में ऑप्शन भी उपलब्ध हैं, और ऑप्शन को आप देखकर बता सकते हैं कि 262, 284, 287, 289। तो विद्यार्थियों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आप हमें कमेंट में 10 सेकंड के अंदर बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 2, 1, 0। विद्यार्थियों, आपका टाइम समाप्त हुआ अब। तो विद्यार्थियों, जो आप क्वेश्चन 5 पे ऑप्शन नंबर बी पर टिक किया है, यानी 284 पर, उसका करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा, सभी विद्यार्थियों ने 284 पर कमेंट किए हैं, करेक्ट आंसर है, जो कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। और आपको फुल जानकारी देना चाहेंगे, उससे भी क्वेश्चन बनेंगे, तो ध्यान दीजिए। संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। याद रखिएगा, प्रथम वाचन कब से कब तक चला, तो आप बताएंगे कि 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, याद रखिएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान पर दूसरा वाचन कब तक चला या कब प्रारंभ हुआ, तो आप बताएंगे 15 नवंबर सन 1948 को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला, यानी 1948 से लेकर 1949 तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला, और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। ठीक है, इतना आप खट से याद रखेंगे दिमाग में, और याद करते हुए अपने परीक्षा सेंटर पर जाएं और पूरा का पूरा सॉल्व करके आइए, तभी आप जानेंगे कि हमने DCP मिक्स स्टडी चैनल पर पढ़ा है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी विद्यार्थियों की ज़िंदगी को बनाएं, ताकि उनको बाद में पछताने का मौका न मिले कि हम DCP मिक्स स्टडी चैनल पर शायद पढ़े होते, आज पछताने का मौका न मिलता। इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे चैनल पढ़िए और जहाँ तक हो सके सभी विद्यार्थियों के प्रति शेयर करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, आपके बीच 6 नंबर क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। ऑप्शन ए है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, ऑप्शन बी है राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, ऑप्शन सी है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, आपको इसमें हम 10 सेकंड का टाइम देते हैं, जो पता हो तो करंट बताएं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9th, 10th। तो विद्यार्थियों, आपका टाइम अब लास्ट हो गया। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, यही पूछा है आपके क्वेश्चन में, आप बताएंगे। जो विद्यार्थी कमेंट में ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं, यानी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ये करेक्ट आंसर है, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी नहीं लगा है, जो गलत ऑप्शन पर लगाए हैं, वो भी ध्यान रख लें और आज से इसी भी ऑप्शन को चुनें। ठीक है, आपको फुल जानकारी देना चाहेंगे धर्मनिरपेक्षता के अर्थ में। देखिए, धर्मनिरपेक्षता शब्द का तात्पर्य है कि किसी भी राज्य या राष्ट्र द्वारा किसी एक विशेष धर्म को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान न करना, बल्कि
अर्थात उस राज्य अथवा राष्ट्र में सभी धर्मों के लोग बिना किसी दबाव या भेदभाव के स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और भारत में किसी भी एक धर्म को अपनी कानूनी मान्यता नहीं दी गई है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है। जबकि संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है कि भारत एक संपूर्ण स्वप्रभुत्व संपन्न समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य है। इतना आप याद रखिएगा। 42वें संशोधन अधिनियम, इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, आपके बीच क्वेश्चन नंबर 7 है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों। आपके ऑप्शन में है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। तो आपको इसमें हम ज़्यादा नहीं 10 सेकंड का टाइम देते हैं, अगर पता हो तुरंत कमेंट बताइए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं। आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। विद्यार्थियों, आपका टाइम लास्ट हुआ। आपके क्वेश्चन में यही पूछा था कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो आप इस पर हमको कमेंट में जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी किए हैं यानी गुटनिरपेक्ष, वो करेक्ट आंसर है। और जो नहीं किए हैं वो भी ध्यान रख लें कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में गुटनिरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया, याद रख लीजिएगा। और आपको फुल इसका व्याख्या बताते हैं, ध्यान रखिए, उससे भी क्वेश्चन फंस सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। कब, किस संविधान में? 42वें संविधान संशोधन में। उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना को संविधान में कोई विधिक महत्व नहीं प्रदान किया था, किंतु केशवानंद भारत बनाम केरल राज्य AIR 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों। कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं? यहाँ से, 1973 के मामले से। और कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया अध्याय भाग 4A जोड़ा गया और जिसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। इतना आपको याद रखना है, इतना आपको पढ़ के जाना है। इससे आपसे क्वेश्चन फंसेगा जरूर, ध्यान रख लीजिएगा, नहीं पछताने का मौका मिल जाएगा। अब विद्यार्थियों, आपके 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन है वो। हाँ तो विद्यार्थियों, आपके बीच 8वां नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। आपके बीच ऑप्शन में है सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता। तो आपको इसमें हम डायरेक्टली बताते हैं करेक्ट आंसर क्या है, इसमें हम आपको कमेंट में नहीं पूछते हैं। उम्मीद करते हैं कि विद्यार्थी इसका आंसर जरूर देंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पूजा की समानता। ध्यान रखिएगा कि पूजा की समानता यानी संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को पूजा की समानता एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। ध्यान रख लीजिएगा, आपको इसमें फुल व्याख्या भी बताते हैं और उससे क्वेश्चन भी फंस सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय नागरिकों को पूजा की समानता उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना का उल्लेख है तथा 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का उल्लेख है, जबकि 2 प्रकार की समानता या समता, प्रतिष्ठा एवं अवसर को भी उपलब्ध कराने का वायदा किया गया है। इतना भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन आपको इतना जानकारी रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं, लाजवाब हैं। अभी भी कोई देरी नहीं है, 2 क्वेश्चन अभी बचे हैं और तब तक आप सभी विद्यार्थियों के प्रति शेयर कर दीजिए।
10 सेकंड का टाइम देते हैं, शेयर कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। खांसी आवे लगी यार। आप लोगों के परीक्षा की तैयारी करवाते करवाते कितनी मेहनत लग रही विद्यार्थियों, इसको ज़रा समझिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपके बीच ऑप्शन ए है, यह एक मौलिक संविधान है। ऑप्शन बी है, यह दूसरे देशों के लिए संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन सी है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। और ऑप्शन 3 है, उपर्युक्त सभी कथन गलत है। तो विद्यार्थियों इसमें करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित हैं। आपको इसको हम पूरा फुल व्याख्या देते हैं, 2-3 अंडर कंपाउंडिंग में है, अच्छे से पढ़िए उसको। ऑप्शन बी सही कथन है, जो कि भारतीय संविधान दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। संविधान से जुड़ी किन किन चीज़ों को किन किन देशों से लिया गया है, ध्यान रखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उच्च महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और आप क्रिप्टन 2 भी बता सकते हैं कि ब्रिटेन, भारत के संविधान में ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली तक। और आप आगे बता सकते हैं कि परमाधिकार रेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद को लिया गया है। और आप बता सकते हैं कि आयरलैंड यानी नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में व्यक्तियों को सम्मानित करना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आप तीसरे स्टेप में बता सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का समाधान या प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, व्यापार, वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। आप इसको भी ध्यान में रखिए। और तीसरे स्टेप में आप बता सकते हैं जर्मनी, तो जर्मनी के संविधान में आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां हैं। और आप इसके आगे बता सकते हैं थोड़ा सा और कि आपातकाल समय मूल अधिकारों का परिवर्तन जर्मनी से लिया गया है। और साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, प्रावधान, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और कनाडा की बात करें तो संघात्मक विशेषताएं और अवशिष्ट में शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णयन जैसी चीज़ें कनाडा के संविधान से लिया गया है। और आप स्टेप में बता सकते हैं कि सोशियल यानी सोवियत संघ में, सोवियत यूनियन जिसे कहते हैं, 50 के दशक में रूस सोवियत संघ था और 1991 में सोवियत संघ कई राष्ट्रों में टूट गया। और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान मूल कर्तव्यों और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, उसके आगे आप बता सकते हैं थोड़ा सा, का आदर्श सोवियत संघ से लिया गया था, यानी राजनीतिक का आदर्श सोवियत संघ से लिया गया था। और आप 8वें स्टेप पर बता सकते हैं जापान, तो जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है। और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। इतना आप बताएंगे, ठीक है, इतना आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन बेहद ही मोस्ट है, ज़्यादा आपको इसलिए व्याख्या दे दिया ताकि आपको कहीं से भी घुमा फिरा कर पूछ सकता है और आप उसका आंसर कहीं से भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो कि वेरी मोस्ट है। हाँ तो विद्यार्थियों, आपको भी 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, जो कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, आपको इसमें कमेंट में बताना है। पहला ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, दूसरा ऑप्शन है समाज के सभी वर्गों के लिए लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, तीसरा ऑप्शन है भारत की जनता से, और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से।
विद्यार्थियों आपको इसमें कमेंट में बताना है, जो कि आपको 15 सेकंड का इसमें टाइम दिया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो विद्यार्थियों जो इसमें कमेंट में ऑप्शन नंबर सी किया है, यानी भारत की जनता से, वो करेक्ट आंसर है। यानी भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है। ठीक है विद्यार्थियों, थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने मित्रों के प्रति शेयर करना, और नए हों तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो आपके खातिर बनाऊं, आपकी कंपटीशन की तैयारी में जुड़ा हूं, और आपके यूट्यूब पर खट से नोटिफिकेशन मेरी यूट्यूब वीडियो को पहुंच जाए, और आप उस वीडियो को लाभ उठा सकें और अपने परीक्षा में अच्छा अंक हासिल कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।